Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next chapter. So Laksh batch का chapter number 12 magnetic effect of electric current. ये हम start करने वाले हैं. अब बच्चे चैप्टर के नाम में दो चीजें आपको मिलेंगी. एक तो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब मैग्नेट से रिलेटेड कुछ है. एक है इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम करंट के बारे में पढ़ के आए हैं. इन दोनों के बीच में क्या लिंक है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो ये कहानी भाई हमारी शुरू होती है एक एक्सपेरिमेंट से, और वो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने. सो इसका नेम भी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है, मतलब इनके नाम से ये रख दिया. सो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, जैसे ये देखो, ये हमारा एक सर्किट होता है. अभी इसको भूल जाओ, ये पूरा क्या है, बैटरी लगी हुई है, वहां पे एक स्विच है एंड कोई प्लग वलग, मतलब कोई बल्ब नहीं लगा, बट मान लो चलो ये हमारा पूरा एक सर्किट हो गया. एंड इस सर्किट के पास यहाँ पे पड़ी हुई है एक कंपास. ठीक है. अब कंपास क्या होती है, इस तरीके से आपने देखी होगी, जो लोग जैसे हाइकिंग वगैरह पे जाते हैं, या अब तो मोबाइल फोन्स में भी हमारे पास कंपास होती है. लेकिन ये जो मेटल की कंपास होती है, इसके अंदर ये जो निडल होती है ना बच्चे, ये निडल हमारी होती है मैग्नेट की. अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया कि भैया ये कहीं भी इससे कनेक्टेड नहीं है. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ करंट पास हो रहा है, और ये जो इसके पास में ये पड़ी है कंपास, इसकी जो निडल है वो इस तरीके से मूव करने लगती है. अब वो कहते हैं इसका क्या रिलेशनशिप है भाई, ये इधर से हमारा इस तरीके से मान लो ऐसे ऐसे करके करंट पास कर रहा है, और ये निडल डिफ्लेक्ट हो रही है. अब उन्होंने करंट को रिवर्स पास करके देखा, तो जो निडल है वो रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने लगी. उन्होंने करंट बंद किया तो भैया निडल भी रिफ्लेक्ट होनी बंद होगी. तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि ये जो करंट यहाँ से पास हो रहा है, इसका कुछ लेना देना है यहाँ पे जो पड़ी कंपास के अंदर की मैग्नेट है उससे. तो यहाँ से वो थ्योरी स्टार्ट होती है कि ये करंट और मैग्नेट के बीच में क्या रिलेशन है. पढ़ लेते हैं. तो ऑन पासिंग द करंट थ्रू द कॉपर वायर इन द सर्किट, द कंपास निडल विच इज प्लेस्ड नियर द कंडक्टर गेट्स डिफ्लेक्टेड. सो कंपास निडल जो पास पड़ी थी कंडक्टर की, वो डिफ्लेक्ट होने लगी. इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब करंट की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया, द कंपास निडल डिफ्लेक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन. मतलब पहले मान लो वो नॉर्थ से साउथ जा रही थी तो वो ईस्ट टू वेस्ट डिफ्लेक्ट कर रही थी. अब अगर वो साउथ टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ जा रही है तो वो वेस्ट टू ईस्ट डिफ्लेक्ट, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इस पे भी डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है. सिमिलरली इफ वी स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, द निडल कम्स एट रेस्ट. मतलब आपने करंट का फ्लो रोका तो निडल का भी जो मूवमेंट है, डिफ्लेक्शन है, वो रुक गया. सो hence it can be concluded that electricity and magnetism are linked to each other. It shows that whenever the current will flow through the conductor, then a मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप. अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चे, धीरे धीरे करके हम स्टडी करेंगे. ठीक है. आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको. आगे बढ़ जाते हैं भाई. एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया. अब जरा बेसिक बातें कर लेते हैं. जैसे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट सबने देखी होगी. सबसे ज्यादा फेमस फ्रिज मैग्नेट्स होती है. आजकल हम फ्रिज पे कितनी सारी चीजें लगा सकते हैं, बहुत सारी अब तो अटपटी चीजें भी आती हैं जो हम फ्रिज पे लगा सकते हैं. तो उनके पीछे क्या होती है, उनके पीछे मैग्नेट लगी होती है. एंड जो हमारा फ्रिज होता है वो क्या होता है भाई, वो कौन से मेटल का होता है, आयरन का बना होता है. सो मैग्नेट ऐसा होता है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कोई बाहरी है, जैसे फ्रिज है. अब फ्रिज को तो अपनी तरफ नहीं खींचता, लेकिन मैग्नेट टक करके जाके उस पर चिपक जाती है. तो मैग्नेट कोई भी ऐसी चीज हो गई जो आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है. तो डिफाइन कैसे करेंगे, एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन लाइक ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मैग्नेट. ठीक है. अब भाई इस मैग्नेट के नाम, जैसे उस टीवी कह रही हूँ, फ्रिज पे लगी छोटी छोटी मैग्नेट में तो नहीं पता चलता हमें, बट मैग्नेट का भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. जैसे इस तरीके की बार मैग्नेट होती है, इसमें एक एंड हमारा नॉर्थ हो गया, एक एंड हमारा साउथ हो गया. ठीक है. अब देखो कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है मेटल की, मैग्नेट की, वो पढ़ लेते हैं. सो सबसे पहले है एवरी मैग्नेट हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल. जैसा मैंने भी आपको बताया, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अब ये आपने करके भी देखा होगा बहुत बार. अगर दो मैग्नेट आप लो तो कभी कभी ऐसा होता है, उन मैग्नेट को आप ऐसे पास ला रहे हो ना, तो वो चिपकेंगी ही नहीं, जितना मर्जी आप उनको पास ले, वो ऐसे दूर दूर जाती हैं. सो दैट इज बिकॉज जैसे अगर इसका नॉर्थ पोल है, इसका भी नॉर्थ पोल है, तो वो कभी भी यहाँ पे ऐसे नहीं चिपकेंगे. हमेशा नॉर्थ पोल
साउथ पोल को। जैसे ही आप उस मैग्नेट को उल्टा करोगे फटाक से जाके चिपक जाएगी। तो छोटी सी चीज आप घर पे भी करके देख सकते हो। 2 फ्रिज मैग्नेट ही उठा लेना यार, उनको उनमें से मैग्नेट निकालना और ट्राई करके देख लेना। एक पोजीशन आएगी जिसमें वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे से पीछे भागेंगे, और एक पोजीशन आएगी जिसमें जैसे आपने एक मैग्नेट टर्न किया वो जाके चिपक जाएगी। मतलब एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे का साउथ आपस में अट्रैक्ट करेगा, दोनों का नॉर्थ है या दोनों का साउथ है तो वो रिपेल करेगा। ठीक है, सो सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब यहाँ पे अगर ये इस तरीके से मैग्नेट है तो जो आगे वाली यहाँ पे इसके आगे मैग्नेट होगी वो कब जाके चिपकेगी, जब इसका नॉर्थ पोल होगा। तो ये ऑपोजिट हो गए तो नॉर्थ और साउथ आपस में चिपक जाएंगे, अटैक करेंगे एक दूसरे को। ठीक है बच्चे, देन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ फेसिंग द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट एंड साउथ फेसिंग द साउथ ऑफ द। तो जैसे अगर कोई मैग्नेट है, अब हर मैग्नेट पे लिखा तो आएगा नहीं जी ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो अगर आप एक मैग्नेट को मान लो आपने एक थ्रेड से बांध के ऐसे लटका दिया उसको, सो भैया वो अपने आप को फ्री स्टेट में इस तरीके से कर लेगी कि जहां आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है वहां मैग्नेट का नॉर्थ आ जाएगा, जहां आपकी साउथ डायरेक्शन है वहां मैग्नेट का साउथ आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम जज कर पाते हैं। ओके, चलो अब मैग्नेट की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अभी आया भी था ना कि भैया जहां जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अभी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? इट इज द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। इट इज वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नेट। चलो ये तो याद रखोगे कि भैया ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। बट मेन बात क्या समझ में आई कि कोई भी अगर एक मैग्नेट है तो उसके आसपास का जो रीजन है बच्चे वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहाँ पे एक मैग्नेट रख दी है, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दी और पूरे आसपास जो है ना आयरन फिलिंग्स है, आपने देखी होगी बिल्कुल पतली पतली सी, हमने नेल और उसका आयरन फिलिंग के एक्सपेरिमेंट भी करे हुए। तो पूरी वो आयरन फिलिंग्स फैला दी। तो कुछ देर बाद देखा गया कि जो कुछ तो देखो जो पास पास वाली है वो तो आके सब ऑफकोर्स मैग्नेट से चिपक ही जाएंगी, बट हमने जब ढंग से इसको इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा यार ये कुछ इस तरीके से ऐसे 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 करके यहाँ पे क्या बन रही है, कुछ इस तरीके से ये लाइंस बन रही हैं। सो ये जो आसपास का रीजन है ना ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम लाइंस ड्रॉ कर दें तो हम उसको बोलेंगे फील्ड लाइंस। और वो होती कैसे, इनकी भी अब कुछ प्रॉपर्टीज और फीचर्स होते हैं। जैसे ये हमारी एक मैग्नेट आपको दिख रहा है, यहाँ से ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, बट बेसिकली क्या होता है एक सर्कुलर लूप होता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और अंदर से इसने सर्कुलर लूप बनाया, ये ऐसे गया फिर अंदर से ऐसे पास हुआ, इसका अगला ऐसे गया फिर अंदर से ऐसे पास हुआ, तो एक सर्कुलर लूप बना रहा है। देखो फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स इन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको रब करके देखो जरा, यहाँ पे जितनी भी आपको लाइंस दिखेंगी यहाँ पे हर लाइन हमारी यहाँ नॉर्थ से निकली साउथ में जाती हुई दिख रही है, नॉर्थ से साउथ में जाती हुई दिख रही है, नॉर्थ से साउथ जाती दिख रही है, अगेन नॉर्थ से साउथ जाती दिख रही है, एंड ऐसे आप जितनी भी देखोगे सब अराइज होती है नॉर्थ से एंड दे गो टू साउथ डायरेक्शन। सो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है एंड दे आर क्लोज्ड कर्व। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कभी कभी कंफ्यूजन पता है क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ऐसा लगेगा ये ऐसे करके ऐसे ये क्लोज कर्व है, ऐसे नहीं होता बेटा, क्योंकि देखो ना भाई यहाँ वाली तो नॉर्थ से जा रही है साउथ, अब तुमने यहाँ से अगर इसको ऐसे कर दोगे तो ये तो साउथ से नॉर्थ जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए ये जो क्लोज्ड लूप होता है ये जाके होता है कि नॉर्थ से साउथ गया और मैग्नेट के अंदर से ये ऐसे कर्व हुआ है। सो क्लोज लूप मैग्नेट के अंदर होते हैं। अब क्योंकि मैग्नेट के अंदर होते हैं, अब इस चीज को ऐसे भी समझो, जैसे ये मेरी बार मैग्नेट हो गई, ये रहा इसका नॉर्थ पोल, ये रहा इसका साउथ पोल। अब अगर मैं एक फील्ड लाइन बनाऊं, सो यहाँ नॉर्थ से गई साउथ में एंड देन ये यहाँ पे इसने क्लोज लूप बनाया, तो हमेशा बच्चे मैग्नेट के बाहर, ये तो मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर ये कहाँ जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये है नॉर्थ से साउथ जा रही है। लेकिन क्योंकि ये क्लोज्ड लूप है तो जब हम मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो मैग्नेट के अंदर अभी यहाँ से ऐसे निकलती हुई गई है, सो इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ जाती है एंड आउटसाइड द मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सो
फील्ड लाइंस, अच्छा फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो कितनी सारी फील्ड लाइन है, एक ये थी, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो ये फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा कि भैया वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब हमें पता है भाई सारी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। अब एक मैग्नेट का ऐसा तो नहीं सकता एक पॉइंट पे नॉर्थ भी हो साउथ भी हो, दो अलग अलग डायरेक्शन तो नहीं हो सकती, इसीलिए ये फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, आगे देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो डायरेक्शन साउथ टू, क्योंकि भैया क्लोज लूप बनाना ना, यहाँ तो वो नॉर्थ से साउथ तक क्लोज चली गई, अब वापस मैग्नेट के अंदर से जा रही है तो मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, आगे देखो, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। अब इसकी फील्ड लाइंस जितनी जितनी क्लोज हैं उतना हम कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है या इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जितनी फील्ड लाइंस क्लोज है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एंड इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप इसके बेसिक समझ जाओगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ बात क्या करने वाले हैं कि जैसे हमने देखा कि ठीक है मैग्नेट का तो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन अगर कोई कंडक्टर है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें या कोई कंडक्टर है जिससे करंट पास हो रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में देख के आए थे, तभी तो ऐसा हुआ था कि भैया ये एक सर्किट है, यहाँ से करंट पास कर रहा था और यहाँ पड़ी मैग्नेट की जो निडल, मतलब कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगी। इसका मतलब जब यहाँ पे इस वायर में से करंट पास हुआ होगा तो इसने भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, है ना, तभी तो हमारी कंपास की निडल ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करी। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं। अब इसको समझने के लिए भी हम तीन चीजों के हिसाब से समझेंगे। पहला, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, जैसे हमारी वायर होगी, जैसे सर्किट में लगता है स्ट्रेट है या एक सिंगल वायर पकड़ ली हमने, सो ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर में हो गया। देन अ सर्कुलर लूप, अगर इस तरीके से एक सर्कुलर लूप है तो वहां पे कैसे, अगर इसमें से करंट पास हो रहा है तो वहां कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो देखेंगे। एंड देन अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से क्या होता है। बेसिकली समझ लो एक वायर की कॉइल्स कर दिया आपने, तो अभी हम पिक्चर देख के अच्छे से इसको समझेंगे, एक एक करके कवर करते हैं इसको। वंस आप ये सारा कवर कर लोगे समझ लो आधा चैप्टर क्या 1/4 चैप्टर समझ लेना आपका हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट कंडक्टर की हेल्प से इसको पढ़ेंगे। स्ट्रेट कंडक्टर समझ लो जैसे एक सिंगल वायर है, वो समझ लो उसी वायर को एक सर्किट में यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलो, दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। अब जैसे एक वायर है, अभी आप इसको सिर्फ एक सिंगल वायर की तरह समझो, ये मत समझो सर्किट है, ये सिंगल वायर। अब देखो करंट पास करने में सर्किट तो लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ मान लो एक एंड देख रही हूँ और ये मेरे पास वायर है। ठीक है, अब इस वायर में से इस टाइम पे करंट पास हो रहा है, तो वायर का कोई भी पॉइंट, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कहीं पे किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इसके आसपास इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बने। कंसेंट्रिक सर्कल्स पता है ना कैसे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। मान लो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, अब मान लो उसी सेंटर से यहाँ पे क्या होता है, इसी सेंटर से एक और सर्कल बन गया, उसी सेंटर से एक और सर्कल बन गया, उसी सेंटर से एक और सर्कल बन गया। सो इनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो वो कह रहे हैं अगर एक हमारे पास सिंगल कंडक्टर है इस तरीके से, मतलब एक वायर समझ लो, इस तरीके से हमारा कोई कंडक्टर है, सो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो ऐसे 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 इसके अराउंड हमारे पास क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जो है वो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, जैसे बार मैग्नेट में कैसे देखा था हमने, बार मैग्नेट पे हमने बात करी थी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इस तरीके से मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इस तरीके से क्लोज लूप होती है। लेकिन जब हम एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पे किसी भी पॉइंट पे इस तरीके से उसके आसपास हम कह सकते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इजी है।
अब भैया यहाँ पे जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि ठीक है चलो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मान लिया हमने इसके आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेकिन अब ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये ऐसे फ्लो कर रहा है, सारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल, जिसपे अभी हम चलेंगे, बट उससे पहले एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट समझ लेते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है। देखो जब भी हम बोलेंगे ना बच्चे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इसमें वर्ड आ रहा है क्लॉक, ठीक है। तो भाई हमारी घड़ी कैसे चलती है, ये अगर मैंने एक क्लॉक बनाई, यहाँ पे 12 होता है, इधर 3 होता है, इधर 6 होता है, इधर 9 होता है, तो हमारी क्लॉक कैसे चलती है, 12 बजेंगे, फिर 1 2 3 4 5। सो किस तरीके से, यह सेकंड की सुई देखो, जिनके घर में ऐसी वाली घड़ी होगी जो कंटिन्यूस चलती है, इस तरीके से जो मूवमेंट होता है, ये देखो 12 से 1 बजा, 2 बजा, 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। तो मूवमेंट जो ऐसे होगा, जब भी मूवमेंट इस तरीके से फ्लो होगा तो वो क्या होता है बच्चे, क्लॉकवाइज होता है। इसी का ही रिवर्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज अगर बात करें तो इसी का ही उल्टा हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज हमारा होगा। ये हमारी घड़ी है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, इधर 6 होता है, इधर 9 होता है। अब 12 की जगह मतलब 1 बजने की जगह अब हो गया 11 पे, 10 पे, 9 पे, 8 पे, 7 पे, 6 पे, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये क्या है बच्चे, दिस मूवमेंट जो इस तरीके से जब होगा तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी इमेजिन करेंगे देखेंगे अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है, हाँ 12 के बाद 1 2 3 4 5 मतलब क्लॉकवाइज, अरे ये ऐसे घूम रही है 12 11 10 9 मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो मूवमेंट जो ऐसे की डायरेक्शन में होगा इज ऑलवेज क्लॉकवाइज, एंड अगर वो ऐसे जाएगा तो इट इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल बेसिक याद रखना है हमने, ठीक है ना, घड़ी तो सबको पता है कैसे चलती है। सो इस तरीके से हमारा हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे बात कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल की। सो हमारा ये राइट हैंड होता है, ठीक है, इसका ये थंब है। सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जैसे ये वायर है, अब हमें पता क्या होना चाहिए कि करंट किस डायरेक्शन में है, मतलब करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो हमारा जो थंब है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब ये वायर है, ठीक है, ये मान लो कंडक्टर है, सिंगल हमारा वायर कंडक्टर है, एंड यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ फ्लो है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी, करंट की डायरेक्शन ये मेरा थंब बताएगा, ये ऊपर रखा मैंने। अब देखो मेरा हैंड कैसे कर्ल हो रहा है, इस तरीके से कर्ल हो रहा है, इस तरीके से। मेरी फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है, ऐसे बंद हो रही है, ऐसे बंद हो रही है। सो यहाँ पे देखो कैसे घूम रहा है, ये इमेजिन करो इसको, 12 11 10 9 8, अरे ये तो उल्टा घूम रहा है। सो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब यही अगर मैं बोलूं कि करंट फ्लो नीचे की डायरेक्शन में कर रहा है तो मुझे थंब नीचे रखना पड़ेगा। थंब नीचे रखूंगी मैं तो हाथ कैसे कर्ल होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से। अब इमेजिन करूंगी मैं ऐसे कर्ल कर रहा है, 12 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे क्या होता है बच्चे, क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे हमने देखा जब थंब नीचे था, नीचे कब होगा, जब करंट नीचे होगा, तो यहाँ पे आया क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो ये आया एंटी क्लॉकवाइज। एंड सिमिलरली अभी अगर हॉरिजॉन्टल होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, हाथ ऐसे रखोगे, कर्ल इस तरीके से होगा। करंट यहाँ फ्लो होगा, आप अंगूठा उधर रखोगे, अपना थंब उधर रखोगे, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल में बस हमें ये ध्यान रखना है कि थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन, एंड फिंगर्स जहां कर्ल करेंगी वो डिसाइड करेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या क्लॉकवाइज हो रहा है। अब इस साइड में देखो, अगर हम ऐसे करेंगे, करंट वहां फ्लो हो रहा है, सो इसमें क्या होता है, अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरी फिंगर्स इधर को कर्ल हो रही है। देखो अगर इस डायरेक्शन में देखोगे तो फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है, ऐसे कर्ल मतलब अगेन क्लॉकवाइज,
क्योंकि देखो ना 12 1 2 3 इस तरीके से। अब इसी में ही अगर आप यहाँ से देख रहे हो, मतलब दूसरी डायरेक्शन से देख रहे हो, तो देखो 12 11 10 9 तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे आपसे डायरेक्शन की वे में पूछा है, पेज की वे में पूछा है, तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे समझ आ जाएगा। पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय कंपास। एक तो तरीका है भाई कंपास रख के देख लिया, और दूसरा है हमारा राइट हैंड थंब रूल। सर्कल आर ऑलवेज क्लोजर टू दी कंडक्टर। अच्छा ये भी देख लो कि भैया ये जो हमारा कंडक्टर है, सर्कल्स हमेशा इसके क्लोज होंगे। ऑब्वियसली कि सबसे ज्यादा करंट वहां पे, तो सबसे ज्यादा क्लोज सर्कल्स वहां पे मिलेगी, सबसे ज्यादा फील्ड की जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ वहां पे होगी। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो चीजें पढ़ी उसमें हम ये चीज ऐड ऑन करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। जो बात मैं अभी बोल रही थी, जितना ज्यादा करंट होगा बच्चे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। करंट आप कम कर दोगे सो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी कम हो जाएगा। भाई जितना ज्यादा करंट उतना उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल सी बात है, जितना कम करंट होगा उसका फील्ड उतना ही कम बनेगा, क्योंकि वहां से कम करंट पास कर रहा है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे हमारे ये कंडक्टर है, यहाँ से आपका वो करंट पास हो रहा है, तो भैया जितना आप इससे दूर जाते, जितना पास है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग है, जितना दूर जाते रहोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। जहां करंट पास हो रहा है उसके बिल्कुल क्लोज तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जैसे ही वो करंट से दूर 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 कर इस कंडक्टर से दूर दूर होता रहेगा तो वहां पे भी कम होता रहेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। डिस्टेंस जितना कम होगा फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। सो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और करंट की स्ट्रेंथ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो भाई आगे, अभी जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़, मतलब वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार उसका थ्योरी पढ़ लेते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो इफ यू इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड विद योर थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अभी जैसे मैंने बात करी कि आप इमेजिन करो आपने एक वायर पकड़ रखी है एंड थंब की डायरेक्शन कहाँ है, जहां करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो हम ऐसे चेक करेंगे। एंड करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो हम ऐसे फील्ड चेक करेंगे। ठीक है भाई, then the direction in which your fingers curl gives the direction of lines of force of the magnetic field। ठीक है भाई, देख लिया हमने, जहां कर्व होगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की कंसेंट्रिक सर्कल्स है, हमें तो पता है, लेकिन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो हमारी ये फिंगर जहां कर्ल्स हो रही है वहां पे बताएगा। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सो एग्जांपल 12.1 आपके एनसीईआरटी बुक का ये एग्जांपल है। क्वेश्चन सेज अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। सो एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है एंड करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन। अब डायरेक्शंस तो सबको पता है, इस तरीके से डायरेक्शंस होती है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हो गया हमारा साउथ, लेफ्ट साइड पे होता है बच्चे वेस्ट और राइट साइड पे होता है ईस्ट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है इसमें कहाँ फ्लो कर रहा है करंट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। सो ये हमारा वेस्ट है बच्चे, यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, मतलब करंट की फ्लो की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ को करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, what is the direction of magnetic field at a point directly below it and at a point directly above it। so यहाँ पे हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पर इन्होंने दो पर्सपेक्टिव में पूछा है, एक जब हम उसको टॉप से देख रहे हैं, एक जब हम उसको नीचे बॉटम से देख रहे हैं। सो दैट मीन्स अलग अलग जगह से देखने पे अलग अलग डायरेक्शंस दिखेंगी। कैसे, देखो इसको रब कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं, और हम सिर्फ टॉप और बॉटम से नहीं, हम ईस्ट वेस्ट से भी देखते हैं इसको। ठीक है, सो मान लो ये जो मेरी पावर सप्लाई है, या समझ लो ये जो कंडक्टर है या वायर है जिससे पास हो रहा है वो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करंट किधर फ्लो हो रहा है बच्चे, उस तरफ को, तो ये पॉइंट जो है मैंने उस तरफ को कर दिया जस्ट टू शो कि यहाँ पे करंट जा रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे इस थंब को किधर रखते हैं हम, जहाँ पे करंट की
फ्लो होता है। सो अगर हम ये देखें कि ये कंडक्टर है तो इसको मुझे ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, तभी मेरा ये जो थंब है किधर पॉइंट करेगा, उधर जहां पे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो यहां तक ये चीज क्लियर है कि मैंने इस तरीके से इसको होल्ड किया हुआ है। अब जी अगर मैं डायरेक्शन देखूं अलग अलग, जैसे अगर मैं इस साइड से देख रही हूँ, ईस्ट से अगर मैं अपने करंट की ये देखो ये ईस्ट है, मैं आपकी तरफ टर्न कर रही हूँ, ईस्ट से अगर मैं करंट की डायरेक्शन इसको ऐसे पकड़ लेती हूँ, मैं कैसे जा रही है, आपको ना यहाँ पे जो हमारी फिंगर है उसकी टिप्स देखनी है। सो ये कैसे कर्ल हो रही है, फिंगर टिप्स कहाँ आ रही है, इधर को जा रही है। देखो बच्चे ध्यान से देखना, और पास से दिखाती हूँ, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब अब इमेजिन टिप देखो ऐसे बेंड होना है। सो 12 1 2 3 4 मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज है। और ये किधर से देख रहे हैं हम, यहां से जब देख रहे हैं, मतलब ये कौन सा है, हमारे ईस्ट से जब हम इसको देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है। सो क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ भाई, एग्जाम में आ गया। तो ईस्ट से अगर हम देख रहे हैं तो हमें कैसा अपीयर हो रहा है, क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब यही चीज सेम इसी पोजीशन में अगर मैं वेस्ट से देख रही हूं तो ईस्ट से यहां से देखा, वेस्ट मतलब इस साइड से, तो देखो ये आपकी तरफ टर्न करती हूं मैं, ये अब वेस्ट साइड है, तो यहां से फिंगर कैसे कर्ल हो रही है बच्चे, इस तरीके से कर्ल आ रही है। अगर मैं वेस्ट से देख रही हूं तो कैसे कर्ल हो रही है, अब यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे 12 है तो कहां जा रही है ये, 11 10 9 8 7, कैसे उल्टा जा रही है। अब ये उल्टा हो रहा है, उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो जब हमने इसको वेस्ट से देखा तो हमें कैसे अपीयर हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखा आपने फ्लो हमारा किस डायरेक्शन से, जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ खड़ा है, ये मैटर करता है। अब जो यहाँ पे इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था, पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। सो अगर हम इनके हिसाब से देखें तो जब बच्चे हम ऊपर या नीचे से इसको देखेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ही डिफाइन करना है, बिकॉज देखो अगेन फ्लो करंट का उधर है बच्चे, होल्ड यहाँ पे करा हुआ है। अब नाउ आई हैव टू इमेजिन कि मैं इसको टॉप से देख रही हूँ, तो इसका टॉप क्या है, ये आपकी तरफ कर दूं टॉप, ये इसका टॉप है, दिस इज द टॉप। सो अगेन मुझे फिंगर टिप्स देखनी है, मैं क्या देखूंगी, कहां जा रही है फिंगर टिप्स मेरी, इस तरफ से जा रही है। तो इसको हम डायरेक्शन से देखते हैं कि यहाँ पे थी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, फिंगर टिप्स किधर टर्न हो रही है, ऐसे आके नॉर्थ से साउथ में जा रही है। तो व्हेन आई लुक अबव इट, ऊपर से जब मैंने ऊपर से देखा तो टिप्स कैसे नॉर्थ से साउथ में जा रही है। सो इट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में। नाउ बिलो इट अगेन होल्ड तो इसी तरीके से करेंगे। अब अगर मैं इसको नीचे से देखूं, यहां पे अगर मैं देखूं तो देखो इसी तरीके से अगर मैं देखें, लेकिन इमेजिन करो मेरा जो यहाँ पे दूसरा वाला हाथ है यहां से देखना है, तो ये फिंगर टिप ढूंढेगा, कहाँ है फिंगर टिप, फिंगर टिप यहां से घूम के नीचे आ रही है। तो क्या हो रहा है, अब कैसे आ रही है, नॉर्थ से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर से, यहाँ से जब जाएगी फिंगर टिप्स यहाँ से घूम के ऊपर से ऐसे टर्न होके आएगी। देखो यहाँ फिंगर टिप पे ध्यान देना, ये इस तरीके से आएगी। मान लो आप यहाँ से देख रहे हो तो आप फिंगर टिप को कहाँ जाते हुए देखोगे, ऊपर की तरफ जाते हुए देखोगे। इमेजिन करो एक बार कि यहाँ पे हो आप, नीचे की तरफ हो, अब आपको देखना है कि टिप्स कहाँ आएंगी। यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ टिप बेटा यहाँ तक आ गई टिप, अब कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो टिप यहाँ पे आके ऐसे गई, तो कैसे अपीयर होगा कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। सो जब हम नीचे से देखेंगे तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ दिखेगी। ठीक है, अगर आपको एक बारी में क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर सारी डायरेक्शन का कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आपके लिए फिर ये जितने भी राइट एंड थंब रूल वाले क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं भाई। ये है हमारा कंडक्टर या ये है हमारी वायर जिसमें करंट पास हो रहा है, एंड करंट पास कैसे हो रहा है बच्चे, इस डायरेक्शन में पास हो रहा है। तो थंब राइट हैंड का कहाँ रखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में पकड़ेंगे। ये हमने पकड़ लिया कंडक्टर, थंब हमारा कहाँ पे, डायरेक्शन कहाँ पे है, जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। अब हम अलग अलग तरह से देख रहे हैं, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से देखती हूँ, यहाँ क्या है मेरा ईस्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं ईस्ट से देख रही हूँ, ये देखो मैंने टर्न किया, आपको ईस्ट की तरफ टर्न किया, तो फिंगर देखो कहाँ कर्ल हो रही है बच्चे, ये देखो यहाँ से देखो मेरी फिंगर ये गई 12 पे, मान लो टिप है 1 2 3, घड़ी जैसे चलती है वैसे ही चल रहे। तो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। तो जब हमने ईस्ट से देखा हमें
क्लॉकवाइज दिखा। नाउ सेम चीज, सेम यही चीज बच्चे अब हम कैसे देखेंगे, वेस्ट से देखेंगे। वेस्ट से आपकी तरफ मुंह कर दो, ये आ गए हम वेस्ट डायरेक्शन में। फिंगर कर्ल कैसे हो रही है बच्चे, इस तरीके से। तो देखो अगर ये 12 पे है, इसको अगर ये 1 2 3 तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन कर्ल कहाँ होगी, 12 से टिप देखो 12 पे है, 11 10 9 8 उल्टी चल रही है ना अब घड़ी। सो ये क्या हो गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब बिलो इट एंड अबव इट, सो सेम तरीके से होल्ड करेंगे। राइट हैंड फिर से करंट की डायरेक्शन में, आप ऊपर से देख रही हूँ, यहां से मैं ऑब्जर्वर कहाँ है, इसके टॉप पे। सो मतलब ये ऐसे दिख रहा है टॉप से, मुझे देखना है टिप किधर को जा रही है। सो मैंने देखा कि यहाँ से ये टिप आई 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 नीचे को जा रही है। ऊपर से मुझे नीचे को जाते हुए टिप दिख रही है, ऊपर से नीचे को टिप जाते हुए दिख रही है। नॉर्थ से साउथ की तरफ टिप जाते हुए दिख रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए दिख रही है। अगर मैं ऊपर से देख रही हूँ, जब ऊपर से देख रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए दिख रही है। अब कहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, बिलो इट वाले में। अब आपको इमेजिन करना है भाई, ये जो मेरा दूसरा हाथ है, यहाँ इस पॉइंट से मैं इसको देख रही हूँ, तो मैं यहाँ से देखूंगी भाई फिंगर टिप कब, ये देखो मैं पूरा भैया 360 डिग्री तो हाथ नहीं घुमा सकती, बट ये ऐसे को आएगा, करंट का फ्लो अभी भी इधर है। हाँ, इसको अब नीचे से यहाँ पे टिप दिखनी शुरू होगी, तो ये टिप को कहाँ जाता हुआ देखेगा, कर्ल पूरा ऐसे कर्ल होगा ना, ये टिप को ऊपर जाता हुआ देख रहा है। तो ये साउथ से नॉर्थ को, जब हम नीचे से इसको देखेंगे तो ये साउथ से नॉर्थ। इसे मैं अगर बिल्कुल नीचे इस यहाँ पे खड़ी हो, जो किसी और का हैंड यूज करें, तो हम नीचे खड़े होकर देखेंगे कि ये टिप ऐसे घूम के अब ऊपर जाएगी, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। सो बिलो इट में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। एक और है यहाँ पे तरीका, मतलब ये तो आई होप समझ में आ गया होगा, एक ट्रिक कह लो कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है और वहां आपको नॉर्थ साउथ बताना है, तो देखो जब भी हम बात करेंगे बच्चे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसा होता है, ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया, ये क्लॉकवाइज होता है। लिख दो यहाँ पे, दिस इज क्लॉकवाइज। हर बार वो करके देख लो क्यों क्लॉकवाइज है। देखो ना भैया, यहाँ पे 12 है, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आ रहे, तो ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो वो इस तरीके से जाता है, मतलब 12 से 11 10 9 घड़ी के हिसाब से उल्टा चल रहा है, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चे, ये दो चीजें क्लियर है। अब इनके जो एरो हैं उनको ज्वाइन नहीं करना, इनके एंड्स को ज्वाइन कर दो, इस एंड से इस एंड को ज्वाइन कर दो। अगेन एरो तो ज्वाइन हो नहीं सकते, एंड से एंड को ज्वाइन कर दो। तो देखो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे, इधर तो अभी तक क्लियर नहीं होगा, उधर क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा इस तरीके से एक एन बन रहा है। तो व्हेन इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो वो कहाँ डायरेक्ट होता है, नॉर्थ पोल की तरफ। एंड यहां से अब देखो ये तो उल्टा एन बन रहा है, या इसको आप ऐसे देख सकते हो कि नहीं यार उल्टा एन कहाँ, ये तो एक हमारा एस बन रहा है। सो दिस इज आर साउथ पोल, क्लॉकवाइज बोले तो साउथ। ठीक है, ये बस ध्यान रखना। देखो अगर ऐसे बनाया आपने क्लॉकवाइज और फिर ये गलत ज्वाइन कर दिए तो गलत हो जाएगा, हमेशा एरो वाला ज्वाइन नहीं करना, ये वाला ज्वाइन करना, तो ये एस बनेगा। ठीक है, सो क्लॉकवाइज साउथ, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अभी हमने देखा कि सिंगल वायर है, सिंगल कंडक्टर है, उसमें देखा। अब अगर एक सर्कुलर लूप है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, तो मैं आपको एक लूप दिखाती हूँ। जैसे मान लो इस तरीके से, समझ लो एक पूरी वायर ही है एंड उस वायर को हमने ऐसे सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर वे में लगा दिया, राउंड करके लगा दिया, तो अब ये क्या बन गई, सर्कुलर लूप बन गई। अब इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा वो हमें देखना है। सो जब भी आप एक सर्कुलर लूप, पहले पढ़ लेते हैं, चलो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सो एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट would become larger and larger as we move away from the wire. By the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these circle would appear as straight line. अब इसको समझेंगे कैसे। मान लो ये एक सर्कुलर लूप है और इसमें किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मान लो ऐसे करंट आपका फ्लो कर रहा है,
या ऐसे फ्लो करेगा, वो जब आगे एग्जांपल्स करेंगे तब। सर्कुलर लूप समझ में आ गई। अब सर्कुलर लूप का एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो इस सर्कुलर लूप का ये पॉइंट देख रही हूँ मैं, इस जहाँ मेरी ये फिंगर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होंगे। कंसेंट्रिक सर्कल जरा इससे बना के देखते हैं, टूट ना जाए, ठीक है, सर्कुलर बनाना है हमें। इस तो मान लो ये जो मेरा पॉइंट है, देखो क्लियर दिख रहा है, ये जो मेरा पॉइंट है बच्चे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल बनता हुआ दिखेगा हमें, जो इसके अराउंड होगा। और ये एक नहीं, एक बिल्कुल पास, दूर 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 दूर, छोटा बड़ा बड़ा करते करते जैसे एक पॉइंट पे होता है, कितने सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और ये सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं, ये तो हम एक पॉइंट पे देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस तरीके से इसको लूप को ऐसे रखेंगे, सो इस पॉइंट पे यहाँ पे ये हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक तो ब्लैक ले लिया ना, ऐसा लग रहा है पीछे कवर हो रहा है, अब दिख रहा है। इस तरीके से जिस भी पॉइंट पे देखोगे अलग 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 आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे। सो अब वो कैसे अपीयर होगा, जैसे अब देखो ये हमारी लूप है, ठीक है, इस लूप पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये यहाँ पे इस पॉइंट से हमने देखा, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये एक आ गया, ये उसके पास आ गया, ये उसके पास आ गया, और पॉइंट पे बढ़ते जाएंगे। ये देखो यहाँ पे तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि जब हम इसका सेंटर देखेंगे, जब तक ये जैसे इतने बड़े 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 यहाँ पे ये हमारे पास ऐसे बड़े बड़े आएंगे, तो जब तक ये सेंटर तक ऐसे पहुंचता है, ऊपर वाली साइड भी कर लो, तो वो अपीयर होता है एज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वहां पे देखो ना, एक पॉइंट से इतने सारे मैग्नेटिक कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे बन रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। सो सेंटर पे कैसे अपीयर होता है, इट अपीयर्स एज एन आर्क, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्ट हुआ, पास पास दूर दूर करते करते इतने बड़े बड़े हो कि वो यहाँ पे एक आर्क की तरह ऐसे अपीयर हो रहा है। ठीक है, इसको जरा रब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से है, ये सारा समझ में आ गया। तो जब भी मतलब देखना है एक सर्कुलर लूप पे, ये हमारी लूप है, आप सिंपली एक पॉइंट पे देख लोगे एंड मानना है भैया उस पॉइंट पे अपने उसके मैग्नेटिक, दूसरे पॉइंट पे जाओगे वहां पे मैग्नेटिक कंसेंट्रिक मतलब फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स की एक और पॉइंट पे है, वहां पे भी ऐसे ऐसे। सो ये पूरा 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 कितना ज्यादा हमारा यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे। नाउ इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n turns, the field produced is n times as large that produced by a single turn। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारे पास इसमें कितने सारे टर्न, अब जैसे सर्कल का आपने ये पॉइंट देखा, फिर अगले पॉइंट पे गए, तो इतने सारे आपके पास अलग अलग टर्न्स आ रहे हैं। तो भैया जितने n नंबर ऑफ टर्न्स है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। और ऐसा क्यों होगा, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न, अब जहां जाओगे वो एक सर्कुलर टर्न एक सर्कुलर टर्न एक सर्कुलर टर्न लेता हुआ चल रहा है। सो उन सबकी डायरेक्शन सेम है एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड्स अप। तो एक सिंगल वाली जो वायर थी उसमें जितने कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे, उसका जितना स्ट्रॉन्ग हमारा वो था, अब इसी को ही जब आपने सर्कुलर फॉर्म में दे दिया, तो हर मोड़ पे एक टर्न आ रहा है, एक कॉइल ऐड हो रहा है इसमें, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल। जितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, हर पॉइंट पे एक नंबर ऑफ टर्न आ रहा है, वो कितना सर्कुलर है, कितना बड़ा सर्कल छोटा सर्कल है, उस हिसाब से वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सो ये था हमारा सर्कुलर लूप में। अब हम बात करेंगे सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है, देखो इस तरीके का समझ लो, आपके पास ये देखो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, इसको भी हम जैसे एक वायर है, अब उसको क्या किया गया है, ऐसे टर्न 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 करके ये बना देंगे। स्प्रिंग एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। सो इस तरीके का हमारा होता है सोलिनॉइड। अब इसमें करा क्या गया है, कॉइल क्या होता है बच्चे, जैसे मैं उसमें टर्न बता रही थी, इसमें भी यही है कि देखो यहाँ से अब ये पूरा सर्कल, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगर, तो यहाँ पे ये पूरा सर्कल बंद नहीं हुआ, वहीं से ही वो एक और कॉइल आ गया, एक और करते 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 आपस में सब कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये सर्कल अलग है ये सर्कल अलग है, ये सारे ही आपस में कनेक्टेड हैं। ओके बेटा, so a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। अब इमेजिन कर लो, ये एक कॉपर वायर है आपके पास एंड इसको ऐसे कर्ल कर करके हमने ये एक
सोलिनॉइड बना दिया। ठीक है, तो इस तरह की शेप का हमारा सोलिनॉइड होता है। अब इसमें ज्यादा मत्था पत्ती करने की क्या होता है, मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सिंपल, ये जो बार मैग्नेट पढ़ के आए हो वैसे ही ये बिहेव करता है। कैसे, आओ देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। जैसे हमारी बार मैग्नेट होती है इस तरीके से, इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, नॉर्थ से यहाँ पे जाती हैं एंड साउथ पे आती हैं, एंड मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ ऐसे एक सर्कुलर लूप बनता है। ठीक है, फिर अलग से दूसरा ये सर्कुलर लूप बना, वो भी ऐसे ट्रेवल करेगा, अगेन नॉर्थ से साउथ जाएगा एंड मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ये एरो कैसे गलत लगा दिया मैंने, एक मिनट रुकना, साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और वैसे नॉर्थ से साउथ। अब यहाँ पे भी क्योंकि देखो अंदर उसके पास स्पेस है, सो वो ऐसे सर्कुलर लूप्स, मतलब इसके अंदर से निकलती हुई लूप इस तरीके से सर्कुलर लूप बनेगी। और कैसे बनेगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी एंड अगेन इसके अंदर क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको इधर करते हैं, येलो कलर से देखो, ये जो मैंने बनाया है ये मेरी बन गई सोलिनॉइड, एंड जो सर्कुलर लूप बनेगा पिंक कलर से देखना, वो यहाँ से जब एंटर, यहाँ पे देखो ना, रुको रुको, नॉर्थ से, मान लो इसका नॉर्थ है, यहाँ से मर्ज होके जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। लेकिन अब जब इसके अंदर, सोलिनॉइड के अंदर यहाँ पे है ना स्पेस, तो जब वो इसके अंदर एंटर करेगा, यूं आता आता इसके अंदर से जब निकलता हुआ जाएगा तो कैसे ट्रेवल करेगा, साउथ से नॉर्थ। तो आउटसाइड, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा, आउटसाइड द सोलिनॉइड, नॉर्थ टू साइड जाएगा एंड इनसाइड, क्योंकि वो सर्कुलर लूप कंप्लीट करनी है ना, सो वो यहाँ से यहाँ पे जब अंदर की तरफ देखेंगे तो वो साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करोगा। सेम जो मैंने अभी बार मैग्नेट में आपको समझाया था। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बारे में, एक दो चीजें और हैं जो दिमाग में रखनी है आपने। पहले तो चलो हमने पढ़ लिया बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, दूसरा हमने देख लिया वन एंड ऑफ द सोलिनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल व्हाइल द अदर बिहेव एज साउथ पोल। जो मैंने अभी बताया यहाँ पे सोलिनॉइड में आपको कि एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, तभी वो बार मैग्नेट की तरह परफॉर्म कर पाएगा। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड दी सोलिनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइन। सो यहाँ पे देखो अंदर की तरफ आप देखोगे तो आपको ये पैरेलल फील्ड लाइन, क्योंकि देखो ना ये सर्कुलर लूप ये आई, दूसरे की ऐसे आई, तीसरे की ऐसे आई, चौथे की ऐसे आई। सो अंदर जो सोलिनॉइड के अंदर है आपको ये लाइंस पैरेलल अपीयर होंगी एंड थ्रू आउट इट क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। यहाँ से बेटा उठ के क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन सा ऐसा कंडक्टर होगा या कहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी होगी कि हमारा वो यूनिफॉर्म रहे, तो हमारे दिमाग में सोलिनॉइड आना जाना चाहिए। हमसे पूछा गया लाइंस आपस में पैरेलल हो, क्या होता है, सोलिनॉइड। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर में आर्क की तरह अपीयर हो रहा है, तो अभी देख क्या है, सर्कुलर लूप में होता है ऐसा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों से बनके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन तो हमने देख ही ली, अगर सोलिनॉइड के बाहर है तो नॉर्थ से साउथ जाएगा, अगर सोलिनॉइड के अंदर है तो वो साउथ से नॉर्थ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब हम बात करते हैं कि ये जो सोलिनॉइड है ना, इसका एक और यूज भी होता है। क्या, जैसे ये मेरे पास सोलिनॉइड है, मैंने इसको दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया और इसमें से अब करंट पास कर रही हूं मैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने देखा कि जब इसमें से करंट पास करेंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पैरेलल लाइंस बन रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे उतना ज्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन की कोई चीज लेके इसके अंदर इंसर्ट कर दूं, ऐसे करके मैंने सोलिनॉइड के अंदर उस चीज को इंसर्ट कर दिया और अब इस सोलिनॉइड से मैं करंट पास कर रही हूँ, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो हमने आयरन, सॉफ्ट आयरन का ये रॉड इसके अंदर इंसर्ट किया है, इसको आप एक मैग्नेट बना सकते हो, क्योंकि अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, तो वो ये एक्ट करेगा एज ए मैग्नेट। सो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो जरा,
A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is called electromagnet. तो जब हमने इस solenoid के अंदर ये आयरन का पीस रखा और इसको यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया, सो इसने इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करेगा कि ये जो आपने बनाया है इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, कभी कभी इसको डिफाइन करने के लिए आ जाता है क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्या लिखेंगे, इट इज टेम्पररी मैग्नेट दैट कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज. अब इसको डीमैग्नेटाइज कैसे करोगे, देखो यहां से जब तक आप करंट पास कर रहे हो तो वो जो आपका आयरन अंदर है वो बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपने करंट देना इसको बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो अब जो ये सोलिनॉइड है वहां पे कोई करंट पास नहीं हो रहा. करंट पास नहीं होगा तो वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, एंड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा तो जो ये आयरन का पीस था जो अभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा. तो करंट कट करते ही आप इसको डीमैग्नेटाइज करा सकते हो. इन दिस टाइप ऑफ मैग्नेट polarity can be reversed and strength can be varied. They are very strong magnet. अब इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, जितना कम करंट होगा उतना ही ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनेगा. तो वो करंट कितना पास कर रहे हो वो वैरी कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो आप. ठीक है, अब यहां से ना एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है कभी कभी कि बताओ भाई क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट में और एक जो परमानेंट मैग्नेट होती है. तो बहुत इजी है इसको करना. यहाँ पे अभी पढ़ के आए हैं कि भैया इलेक्ट्रो वाली को हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, करंट कट कर दोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी. लेकिन परमानेंट मैग्नेट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें कुछ चेंज कर दिया कि अब उसकी मैग्नेट वाले फीचर्स हटा दो, ऐसा नहीं हो पाएगा. देन स्ट्रेंथ कैन बी वैरिड. अब जैसे यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, जैसे जो हमारी हॉर्स वाली होती है ना, जो इस तरह से जो एक मैग्नेट होती है ना हमारी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है. ये है कि हाँ बार मैग्नेट उससे कम हुई या और छोटी मैग्नेट वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरा स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं. जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, जितना कम करंट पास होगा उतना ही वीक मैग्नेट होगा वो. ठीक है, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड जनरली वीक मैग्नेट. सो यहाँ पे जो परमानेंट वाली होती है जब आप इससे कंपेयर करोगे तो ये एक वीक मैग्नेट होता है, जबकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, बिकॉज आप अनबिलीवेबल करंट उसमें से पास करते रहो एंड उसको उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हो. ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे भैया एक चीज जिसकी बात नहीं कर रहे वो है फोर्स. A current carrying conductor exert a force when a magnet is placed in its vicinity. मतलब vicinity मतलब उसके आसपास पर. जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक कंडक्टर से मतलब करंट पास हो रहा था, कंडक्टर के पास मैग्नेट पड़ी थी तो वो डिफ्लेक्ट करी. तो वो कह रहे ठीक है हमें ये तो पता चल गया कि एक कंडक्टर है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है उस मैग्नेट पे तभी वो डिफ्लेक्ट करती है. लेकिन सिमिलरली अ मैग्नेट ऑल्सो exert equal and opposite force on the current carrying conductor. This was suggested by Marie Ampere, a French physicist. So यहाँ पे उन्होंने एक बंदे आए भाई, उन्होंने कहा कि देखो ये बात चलो मान ली कि कंडक्टर के पास अगर आपके पास कुछ मैग्नेट का पड़ा है तो क्योंकि कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट पास हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसलिए वहां पे को फोर्स लगा और वो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुई. लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है ये भी उस कंडक्टर पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है. वैसे तो लॉज के हिसाब से भी हम पढ़ के आए हैं, हर चीज एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है हर चीज का. सो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया ये जो मैग्नेट होती है ना, ये मैग्नेट भी हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है. तो उन्होंने इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने मैग्नेट को प्लेस किया एंड एक रॉड को लगा दिया एंड देन करा भाई करंट पास. अब जब करंट पास किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रॉड है विल डिस्प्लेस, दैट इज द रॉड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. रॉड हमारी मूव हुई क्योंकि उसने भी एक फोर्स एक्सपीरियंस किया और वो फोर्स कहाँ से आया, मैग्नेट से वो फोर्स आया उसके पास. व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ परपेंडिकुलर. हाँ ये ध्यान रखना, ये भी बीच बीच में से क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स उसको कब फील होता है, जब उसको आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करते हो तब उसको सबसे ज्यादा फोर्स फील होता है. नाउ आप इसमें भी देखो यहाँ पे दो चीजें निकल के आई. द डायरेक्शन ऑफ द एक्सर्टेड फोर्स विल बी रिवर्स
इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स। आप कंडक्टर के थ्रू जो आप यहाँ पे करंट पास करते, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा था तो वो किसी तरीके से मूव हुआ, मान लो इस तरफ को मूव हुआ, आप जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन इधर को कर दी तो उसका मूवमेंट भी चेंज हो गया। सो अगेन यहाँ पे वो भी आपस में रिलेटेड है। इसके अलावा इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय इंटरचेंज, अब हम डायरेक्ट फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ जहां है आपने रिवर्स कर दिया, जहां पे नॉर्थ था उधर साउथ कर दिया, जहां साउथ था उधर नॉर्थ कर दिया, तब भी हम देखेंगे अगेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सर्ट फोर्स विल चेंज। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सर्टेड फोर्स कहां कहां किस किस चीजों पे डिपेंड करता है फोर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तब भी ये फोर्स एक्सर्टेड चेंज होगा। अगर हम देखें कि हमारा करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं करी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, तब भी हमारा फोर्स जो है वो चेंज होगा, कि किस तरफ को फोर्स लगेगा, किस तरफ को वो जाएगा, ये चेंज होगा। तो यहाँ पे अब हमें तीन चीजें मिल गई जिनका आपस में कोई लिंक है, और वो तीन चीजें क्या है बच्चे, फोर्स मतलब किधर को फोर्स लगेगा वो पहली चीज, दूसरा करंट का फ्लो, ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है भाई, करंट का फ्लो, एंड तीसरी चीज हमने देखी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ्लो किस तरफ है वो। ठीक है, तो अब तीन चीजें आ गई। अब अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई हमारे पास करंट का फ्लो बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है वो बता दिया, अब बताओ फोर्स किधर को लगेगा, या आपको फोर्स और करंट बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी ये बताना है। तो इसके लिए जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल किया था बच्चे, ऐसे ही हमारे पास एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हम अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। अब तीन चीजें हैं तो हमें तीन चीजें क्या क्या चाहिए, हम अपना एक थंब यूज करेंगे, हम अपनी इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे और मिडल फिंगर यूज करेंगे। और क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपको इन तीन फिंगर्स को, अपनी इन तीन फिंगर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर, देखो थंब को अगर मैं ऐसे रखूं बन गया परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर निकाल लो, हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब इस फिंगर को अगर मैं ऐसे रखूं, इस फिंगर को अगर मैं ऐसे रखूं तो देखो यहां से ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इसको चेक करोगे तो ये सब आपस में परपेंडिकुलर हो गए। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन जिसमें आप मतलब समझ लो, इसको आगे स्ट्रेच करना, ऊपर स्ट्रेच करना है, इसको ऐसे स्ट्रेच करना है और इसको सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने हाथों की शेप मिल जाएगी। एंड ये करना किससे है भाई, लेफ्ट हैंड से करना है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग चीजें, जो हमारा थंब है, जैसे कि मैंने लगाया थंब सबसे मोटा होता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं सारी जगह पे ऐसे सारी फिंगर से प्रेस करूं और किसी चीज को थंब से प्रेस करूं, सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगा, थंब में लगेगा। सो ये जो हमारा थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स। ठीक है, इसके अलावा अब दो चीजें बची, एक है मैग्नेटिक फील्ड, एक है करंट। अब इसमें कंफ्यूज देखो कैसे होगे कि एम से मैग्नेटिक फील्ड, एम से मिडल फिंगर। आप सोचोगे एम से मिडल फिंगर होता है, एम से ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये वाली मिडल फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा है। तो हमेशा ये याद रखना है कि इसका उल्टा होगा। जो पहली फिंगर है आपकी, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो हमारी ये वाली फिंगर है, मिडल फिंगर है, ये बताती है करंट का फ्लो। ठीक है, सो अब आपको बस डायरेक्शंस लगानी होगी, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स हमारा इधर सामने को लग रहा है। ठीक है, सो इन फिंगर्स की हेल्प से आप डायरेक्शन बता पाओगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे। सो इन दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो ये हमने ऐसे स्ट्रेच करा, उससे हमें पता चल गया कि ये एक पोजीशन है जिसमें ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया ना भाई मिडल फिंगर से याद रखोगे, एम से मिडल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, रिवर्स है, ये याद रखना। सो इसीलिए जो हमारी फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, जो मर्जी नाम दे दो, वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड। हमारी जो सेकंड फिंगर है, मतलब जो हमारी मिडल फिंगर है, वो बताती है करंट। एंड जो हमारा थंब है, थंब तो याद रहेगा ना, इससे सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, तो ये बताता है हमारा force. So then the thumb will point in the direction of motion of the force acting on the conductor. So force, मैग्नेटिक फील्ड एंड ये क्या बताता है, करंट बताता है। तो ये हमारी तीन चीजें हो गई भाई। चलो अब आगे देखो, आगे एक एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल 12.2। अगेन हमारा ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड पे,
एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर। यहाँ पे देख लो भाई 12.14 द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा ये हमें बताना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, अपनी फिंगर्स वही लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। सो यहाँ पे जो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने बताया, मैग्नेटिक फील्ड तो क्लियर दे दिया कि भाई इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को रन कर रहे हैं। तो बच्चे याद करो, हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है और जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। रिवाइज करो एक बार, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया था कि जब तक ये करंट वगैरह आया था तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में पता चला था कि भैया इलेक्ट्रॉन्स तो उस तरफ भाग रहे, करंट इधर को भाग रहे। तो करंट और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम, ठीक है। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो करंट फ्लो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में। इसलिए जान के क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स देते हैं कि आप सोचोगे करंट नीचे को है, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नीचे भाग रहे हैं तो करंट हमारा ये हो गया, ग्रीन वाला हमारे करंट की डायरेक्शन हो गई। अब देखो फिंगर्स ये रही, हमारे करंट की डायरेक्शन हमें ऊपर रखनी है एंड मैग्नेटिक फील्ड इधर रखना। तो देखो जरा, ये हो गया करंट, पास से देखो, करंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड उधर को जा रहा है। थंब कैसे, अपना जो हम बनाते हैं उसको परपेंडिकुलर के हिसाब से ऐसे बनता है। तो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, थंब कहाँ जा रहा है मेरा, थंब जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये तो बोर्ड के अंदर जाने की बात कर रहा है, बोर्ड के अंदर जाने की बात कर रहा है, मतलब इट इज गोइंग इनटू द पेज। अगर हम ऐसे इसको इमेजिन करें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो थंब मेरा पेज के अंदर जा रहा है, सो इट इज गोइंग इनटू द पेज। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इनटू द पेज। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बच्चे हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं और आप सीखने वाले हो कि आपके घर के जो कनेक्शंस हैं, जो पापा को तो बहुत अच्छे से पता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता, तो इस सेशन के बाद आपको भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, कहाँ से कनेक्शंस आते हैं, कैसे कैसे कनेक्शंस होते हैं, सब समझेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई ईदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, या तो आपने देखा होगा बिजली के बड़े बड़े खंभे होते हैं, या तो वहां से आते हैं, या आजकल तो जहां जहां डेवलपमेंट हो रही है भाई अंडरग्राउंड ही सारी केबल्स आ रही है, ठीक है। तो वहां से हमें पावर सप्लाई मिलता है। जैसे हमारे घर में होता है ना, लाइट चली गई तो क्योंकि वहां से पावर कट हुआ तो लाइट चली जाती है, एंड वहां पे पावर अगर सप्लाई हो रही है तो लाइट आ रही होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे घर में जब वो पावर सप्लाई से एंटर होता है पावर सप्लाई, सो 3 तरह की वायर्स होती है। कौन कौन सी, ध्यान से समझना बच्चे। एक होती है लाइव वायर जो कि रेड इंसुलेशन कवर होता है, जिसपे समझ लो रेड कलर का कवर होता है उस पे, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वायर। इसके बाद होती है हमारी न्यूट्रल वायर जिसको हम नेगेटिव वायर भी बोलते हैं विद ब्लैक। तो मतलब ऐसे समझ लो, रेड कलर वाली जो होती है वो लाइव वायर होती है, ब्लैक कलर वाली जो होती है वो न्यूट्रल वायर होती है, और एक हमारी ग्रीन कलर की वायर होती है जो होती है अर्थ वायर। अब इसके क्या क्या यूज है सब हम पढ़ेंगे अभी। एंड एक चीज जो और हमें ध्यान रखनी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वॉट। इंडिया की अगर हम बात करें तो 220 वॉट पे चलता है पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो जरा बच्चे, इस तरह से हमारा कुछ एक सर्किट सा बना हुआ। देखो अभी हमने ब्लैक वायर की बात करी, न्यूट्रल वायर है, देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में जाती हुई। अब ये फ्यूज क्या होता है ये भी समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मीटर में कनेक्ट होती हुई, मीटर क्या करेगा, बताएगा ना भाई तुम कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ से जाती हुई आ गई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जहाँ हमारा मेन स्विच और फ्यूज वगैरह लगा होता है सर्किट का, एंड देन वहाँ से अलग अलग सर्किट्स में ये जाती है। सिमिलरली लाइव वायर है रेड कलर की, अगेन ये क्रॉस होती हुई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज से निकलती हुई यहाँ से आई, मीटर में लगी, एंड मीटर से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक आई, और यहाँ से फिर से हमारे उन्हीं सॉकेट्स में, जिस सॉकेट में ये ब्लैक वाली जा रही है वहीं ये रेड वाली भी जा रही है, ठीक है। ये आपस में बस टच नहीं होना चाहिए, वरना वो जो शॉर्ट सर्किट वगैरह वो भी पढ़ेंगे, वो सब हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये अर्थ वायर है। ये अर्थ वायर क्या काम कर रही है, देखो यहाँ किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह से होते हुए नहीं गुजर रही है, डायरेक्ट आ रही है
और ये कहाँ लग रही है, इन स्विचेस में लग रही है। और ये भी कहाँ हेल्पफुल होती है बच्चे, जो बड़े बड़े अप्लायंसेस, आपने देखा होगा जैसे चार्जर है फोन का, उसकी 2 पिन ही होती हैं ज्यादातर, लेकिन अगर आप स्विच देखोगे, फ्रिज का स्विच देखोगे, माइक्रोवेव का स्विच देखोगे, या केटल अगर आपके पास बड़ी मतलब ज्यादा वोल्टेज वाली केटल है तो उसमें हमेशा 3 पिन्स होती है। जो ऊपर वाली पिन होती है, जैसे इस तरीके से एक पिन यहाँ पे है, एक पिन यहाँ पे, एक यहाँ पे है, सो ये जो ऊपर वाली पिन है यहाँ पे आके हमारी ये अर्थ वायर कनेक्ट होती है। ऐसा क्यों है, आपने बहुत बार सुना होगा, कभी कभी एकदम जैसे नंगे पैर है या हमारे गीले पे हाथ गीले हैं एंड हमने एकदम से टीवी के कोने को, अगर आपका मेटल बॉडी का है तो टीवी के कोने को टच कर दिया या फ्रिज को टच कर दिया तो एकदम से करंट फील होता है। वो करंट में हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ, अर्थिंग हुई है। अर्थिंग का मतलब क्या है, ये जो अर्थ वायर है उसी अर्थिंग से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो जो एकदम से जब हम मेटल बॉडी वाली जो अप्लायंसेस होते हैं और हैवी वोल्टेज वाले होते हैं उन पे टच करके करंट लगने का चांसेस होता है, उसी से ही हमें हेल्प, उसी से प्रोटेक्ट करती है हमें ये अर्थ वायर, ठीक है भाई। सो अगेन जो मैंने समझाया यहाँ पे देख लो एक बार, पोल से आता है, मेन सप्लाई आता है हमारा फ्यूज में जाते हुए, इलेक्ट्रिसिटी मीटर से क्रॉस करते हुए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, एंड वहां से अलग अलग सर्किट्स में, जितने भी आपके घर में आपको दिखते होंगे अलग अलग स्विच बोर्ड्स हैं, सो अलग अलग सर्किट्स में वहां पे वायर आती है, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे बेसिकली मैंने वहां पे वो, यहाँ पे वो चीजें ली है जिनके बेस आपके पास चाहे MCQ कह लो या कभी कभी 3-4 क्वेश्चंस मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बन के भी आ जाता है, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे बच्चे अर्थ वायर की, सो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, स्पेशली इन मेटालिक बॉडी अप्लायंसेस। मेटालिक बॉडी मतलब जैसे हमारे फ्रिज वगैरह हो गया, या अगर टीवी की मेटालिक बॉडी है, लैपटॉप वगैरह में, इन सब चीज़ों में करंट आने के चांस हो जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिडेंस पाथ फॉर करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, कहीं से भी अगर करंट लीक हो रहा होगा तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है। देन शॉर्ट सर्किट, आपने बहुत बार सुना होगा कि यार फलाने की जगह पे उनकी दुकान में आग लग गई थी, रीजन क्या था, शॉर्ट सर्किट हो गया। अभी शॉर्ट सर्किट होता क्या है और कैसे होता है ये, सो व्हेन लाइव वायर, ये जो हमारी रेड वाली जो वायर थी, लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर, जो हमारी ब्लैक वाली वायर थी, जब ये दो वायर्स आपस में एकदम से कनेक्ट, आपने देखा होगा एक का रास्ता बिल्कुल ऐसे गया, एक का रास्ता बिल्कुल ऊपर से गया, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं होते कभी भी। लेकिन अगर रेड वायर और ब्लैक वायर आपस में टच कर जाए तो क्या होता है, तो हमारा शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस विच लेड टू ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग क्या होती है उस पर भी जाएंगे। होता क्या है, जैसे ही ये वायर टच करती है तो करंट का जो फ्लो है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाता है। अभी ओवरलोडिंग क्या होता है बच्चे, ओवरलोडिंग का मतलब है कि किसी चीज को करंट लेने की कैपेसिटी कितनी है, आपने उससे ज्यादा करंट, जैसे बोलते हैं ना भाई उसको वो, जैसे वो बल्ब फूक गया या चार्जर फूक गया, क्यों, क्योंकि उसकी करंट लेने की कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा आपने उसमें से करंट फ्लो करा दिया, इसलिए वो चीज फूक जाती है बेसिकली। सो व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इट रिजल्ट्स इन ओवरलोडिंग। सो वहां पे ओवरलोडिंग हो जाती है। क्या क्या कॉज है इसके, एक तो एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, कभी कभी एकदम से वोल्टेज बढ़ जाती है, ये भी आप लोगों ने घर पे बहुत सुना होगा, जैसे एकदम से लाइट जल जाती है कम हो जाती है तो आप एकदम से होते हैं ऐसा लगा वोल्टेज कम हुई है, तो मतलब दीज आर कॉमन वर्ड्स जो अपने घर पे बोलते हैं या सुनते होंगे, ठीक है। सो यही जब एकदम से हाइक हो जाए, बढ़ जाए वोल्टेज, तो क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, या यूज ऑफ मोर देन वन अप्लायंस। अब एक सिंगल सॉकेट पे वो आते हैं ना, मल्टी प्लग्स आते हैं कि वहीं पे आपने फ्रिज भी लगा दिया, माइक्रोवेव, मतलब हैवी बड़े बड़े अप्लायंसेस उस मल्टी प्लग पे लगा दिए, तब भी ओवरलोडिंग हो जाएगी। स्विच से इतना करंट आना है, अब आप उससे ये भी, यहाँ भी करंट खींच रहे हो, यहाँ भी करंट खींच रहे हो, सो वो ओवरलोडिंग हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया ये ओवरलोडिंग का। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज। अभी इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं ना, वो देखने में इतना छोटा सा होता है, हमने जब ये सप्लाई वाला पढ़ा था उसमें भी देखा था कि फ्यूज आता है। क्या काम होता है इस फ्यूज का बच्चे, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस टू लिमिट द करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बेसिकली एक फ्यूज एक तरह से एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है कि कभी कोई भी दिक्कत होती है सबसे पहले ये फ्यूज ब्रेक होता है, और जैसे ये फ्यूज ब्रेक होता है करंट का जो फ्लो है वो रोक देता है। ये शायद हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा था, या हो सकता है सिलेबस में कट गया हो, बट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये था, जिसमें क्या था कि सर्किट में ना फ्यूज लगा दिया जाता है। वहां से क्या होगा, जैसे एकदम से मान लो सप्लाई बहुत ज्यादा आ गया जिससे आपका अप्लायंस खराब हो सकता है, तो उसकी जगह यहीं पे ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और आपका सप्लाई वहां से रुक जाएगा, करंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है।
एंड इट प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज। तो भैया जब वो पहले ही ब्रेक हो गया, आगे करंट पास ही नहीं हुआ, तो हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। एंड इट इज मेड ऑफ मटेरियल विच हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बच्चे, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। लास्ट के टॉपिक्स बहुत ज्यादा इस बार, मतलब क्योंकि पहले तो बहुत सारी चीजें थी इस चैप्टर में, बहुत सारा सिलेबस कम हो चुका है हमारा, इसीलिए उन पे हमने ज्यादा जोर नहीं दिया। जिस पे मुझे पता है पक्का शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने कोशिश की आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना। लास्ट में भी जितने समझाए उससे यही घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, ओवरलोडिंग क्यों होती है, इलेक्ट्रिक मतलब ये जो ये हमारा क्या था फ्यूज वगैरह के बारे में पूछ लिया, या शॉर्ट सर्किट क्यों होती है, ये सब वगैरह क्वेश्चन आएंगे, वो सब हमने कवर कर लिया है। सो विद दिस ये चैप्टर होता है कंप्लीट। लेकिन अभी इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हुए हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके इंटेक्स क्वेश्चंस एंड इसकी बैक एक्सरसाइज, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अपने ये जो राइट हैंड रूल पढ़ा है, लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हैं, इन सब के क्वेश्चंस आएंगे, सो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पहले इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।